Hello everyone, myself Thakur Punit Rajput and I welcome to you all in Udit Pharmacy, and today we are going to discuss about acid base and buffers. ओके तो आज के लेक्चर में हम लोग एसिड बेस एंड बफर्स जो अपना चैप्टर दिया हुआ है उसकी स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या चैप्टर के अंदर एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, बेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में बफर्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास तीन थ्योरीज हैं जिनके थ्रू हमें पता लगता है कि कौन सा कंपाउंड एसिडिक नेचर का है और कौन सा बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा थ्योरी है क्या है, आर्हेनियस थ्योरी। सेकंड वन हमारी आएगी लोवरी एंड ब्रोंस्टेड थ्योरी और थर्ड वन आएगी हमारा क्या, लेविस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आर्हेनियस थ्योरी के बारे में। अब देखिए बेसिकली आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एसिड्स होते हैं, एसिड की सबसे पहले हम डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। द सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन वाटर इज कॉल्ड एसिड। देखिए बेसिकली एसिड्स क्या होते हैं आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग, एसिड्स वे सब्सटेंसेस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि H पॉजिटिव आयंस देते हैं। किसके अंदर, वाटर के अंदर डिसोल्व होने के बाद में जो H पॉजिटिव आयन हमारे सब्सटेंसेस देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक है, वही बेस क्या होते हैं, बेसिस होते हैं जो हमारे OH नेगेटिव आयन देंगे वाटर में डिसोल्व होने के बाद। मतलब कि द सब्सटेंस व्हिच गिव हाइड्रोक्सिल आयंस इन वाटर इज कॉल्ड बेस। मतलब कि सिंपल डेफिनेशन वही है कि जो सब्सटेंस हमारे OH नेगेटिव आयन देंगे वाटर में डिसोल्व होने के बाद उनको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और जो सब्सटेंस हमारे वाटर में डिसोल्व होने के बाद H पॉजिटिव आयंस देंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो यही है हमारी क्या आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस की डेफिनेशन। उसके बाद में हमारी क्या आएगी, लोवरी एंड ब्रोंस्टेड। अब देखिए लोवरी एंड ब्रोंस्टेड थ्योरी में क्या होता है, एसिड वो कंपाउंड्स होते हैं जो क्या प्रोटॉन को डोनेट करे। तो वही लिखा, द सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट द प्रोटॉन्स ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। मतलब कि क्या, वे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन को डोनेट करें उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। और बेस क्या होते हैं, वे सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। वही डेफिनेशन में लिखा है, द सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन्स इज कॉल्ड बेस। ठीक है, तो मतलब कि एसिड्स क्या होते हैं, लोवरी एंड ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो क्या होंगे, बेस। किसके अकॉर्डिंग, लोवरी एंड ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसके बाद में लास्ट थर्ड कॉन्सेप्ट आ जाता है अपना लेविस कॉन्सेप्ट। तो लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, एसिड वे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्सेप्ट करेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को जो एक्सेप्ट करेंगे वो क्या होंगे, अपने एसिड्स होंगे। और जो हमारे बेस होंगे लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे वो एसिड होंगे। देखिए बेसिकली क्या है इसके अंदर, द सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो एसिड होंगे और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे वो बेस होंगे। बिल्कुल अपना क्या लोवरी एंड ब्रोंस्टेड जो अपना कॉन्सेप्ट था उससे जस्ट उल्टा है। कैसे, मतलब कि वहां पे प्रोटॉन को जो डोनेट कर रहा था वो एसिड था और जो एक्सेप्ट कर रहा था वो बेस था। पर लेकिन यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है वो बेस है। इसके बाद में अब हम लोग देखें बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशंस क्या रहते हैं, बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन रहते हैं जिनके पीएच क्या एक तरीके से हम बोल सकते हैं फिक्स पीएच के साथ, जिनका पीएच एक तरीके से फिक्स रहता है और उनके पीएच पे कोई भी चेंजेस नहीं आते अगर जो उनके अंदर कोई भी स्मॉल अमाउंट एसिड या फिर एल्केलाई या मतलब कि बेस का एडिशन करे। तो वही डेफिनेशन में लिखा है, द सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच अपॉन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्केलाई आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। मतलब कि क्या, वे बफर सॉल्यूशन ऐसे ही सॉल्यूशंस होते हैं जो जिसका पीएच एक तरीके से फिक्स रहता है और जिनके पीएच में कोई भी चेंजेस नहीं आते स्मॉल अमाउंट में एसिड या फिर बेस डालने के बाद भी। उसके बाद हमने देखे बफर जो अपना पीएच रहता है उसके लिए एक आपके लिए सामने डायग्राम आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। देखिए बफर पीएच स्केल में क्या रहता है, देखिए 1 to 7, 0 से 7 तक जो रहेगा वो अपने एसिड रहेंगे, 7 से 14 जो रहेंगे वो अपने बेस रहेंगे और जो 7 रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा, ना वो एसिड रहेगा और ना ही बेस रहेगा।
इधर हमने कुछ फ्यू एग्जांपल्स लिए हैं सम एसिड्स के बेस के, जैसे एसिड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, लेमन जूस हो गया, है ना, ब्लैक कॉफी हो गई, मिल्क हो गई, यूरिन, सलाइवा। ये हमारे क्या है 6.3 to 6.6 इनका पीएच है, किसका, मिल्क का, यूरिन का और सलाइवा का। ब्लड का पीएच क्या है 7.4, मतलब कि बेसिकली देखा जाए तो ब्लड को हम न्यूट्रल ही समझते हैं, क्योंकि 7 की रेंज हमारे पर, लेकिन पॉइंट मतलब कि बेसिक 0.4 क्या है, बेसिक नेचर की तरफ मूव ऑन कर गया है क्या, ब्लड का पीएच। सी वाटर का पीएच 8 है, बेकिंग सोडा का 9.5 है, अमोनिया सोल्यूशन का 10.5 से 11.5 है। ये हमारा क्या बेसिकली ये बेसिक हमारे क्या लिखे हुए हैं, जिन एग्जांपल्स लिखे हुए हैं पीएच रेंज के अंडर, मतलब कि 0 से 1 तक, 1 से 2 तक, मतलब कि जो बेसिक एग्जांपल्स है, ठीक है। तो अब 0 से 7 तक क्या रहता है, एसिड रहता है, 7 से 14 बेस रहता है, और 7 पे क्या रहता है एग्जैक्ट हमारा न्यूट्रल रहता है, कोई भी कम ना तो एसिडिक नेचर का आएगा ना ही बेसिक नेचर का, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए एसिडिक बफर, बेसिक बफर और न्यूट्रल बफर, ठीक है। हमने एसिड के बारे में पढ़ा था, अभी डायग्राम में देखा था, एसिड के बारे में देखा था, बेस के बारे में देखा था, और न्यूट्रल क्या होता है उसके बारे में देखा था। एसिड क्या होता है 0 से 7 तक, बेस क्या होता है 7 to 14 और न्यूट्रल क्या होता है 7 पे। तो हमारे देखिए एसिडिक बफर क्या रहता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कोरस्पोंडिंग साल्ट। क्या है एसिडिक बफर, क्या है एसिडिक बफर है कॉम्बिनेशन किस किस का, वीक एसिड का और उसके ही जैसे एक साल्ट का। एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, ठीक है। देखिए एसिडिक बफर क्या रहता है, वे बफर्स रहते हैं जिस जो हमारे क्या, एसिडिक बफर एक कॉम्बिनेशन है किसका, वीक एसिड का और उसी के जैसे एक साल्ट का। एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट। उसके बाद में बेसिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर रहता है कॉम्बिनेशन किस किसका, वीक बेस का और उसी के जैसे साल्ट का। जैसे एग्जांपल है इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद में न्यूट्रल बफर क्या रहते हैं, न्यूट्रल बफर बेसिकली सिंगल सब्सटेंस से मिलकर बने हुए रहते हैं और जो हमारी क्या किसी बफर की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो वो लिखा है इट इज अ सिंगल सब्सटेंस शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बफर। एग्जांपल इसका अमोनियम एसिटेट, ठीक है। अब इसके बाद में बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी क्या होता है, बफर कैपेसिटी बेसिकली देखा जाए तो देखिए बफर कैपेसिटी रहता है कि 1 लीटर जो हमारा बफर सॉल्यूशन है उसके पीएच को 1 यूनिट चेंज करने के लिए हमें कितने अमाउंट में रिक्वायरमेंट है, किसकी की, एसिड की या फिर बेस की। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर जो मान लीजिए आपका कोई भी सॉल्यूशन आपके पास में है, जो बफर सॉल्यूशन मान लीजिए आपके पास में है कोई भी, उसका पीएच क्या है 9 है, ठीक है। अब 9 पीएच वाला आपके पास बफर सॉल्यूशन है जिसके अंदर अगर जो आप स्मॉल अमाउंट में एसिड या फिर बेस डाल देंगे तो उसके पीएच में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले, हमने बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन में देख लिया है। पर लेकिन बफर कैपेसिटी क्या है, बफर कैपेसिटी एक तरीके से ऐसी किसी भी कंपाउंड की या फिर ऐसी रेंज है, या फिर हम बफर कैपेसिटी बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट। मतलब कि देखिए बफर कैपेसिटी में मतलब हम क्या करते हैं, हमारे जो बफर सॉल्यूशन है उसका पीएच फिक्स्ड है, तो उसके पीएच को 1 यूनिट चेंज करने के लिए 1 लीटर बफर सॉल्यूशन के पीएच को 1 यूनिट चेंज करने के लिए हमें कितने क्वांटिटी में एसिड चाहिए या फिर बेस चाहिए, इसको कैलकुलेशन को हम क्या कहते हैं, बफर कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ बफर, बफर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन इज कांस्टेंट। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने डेफिनेशन में भी देख ली थी, जो बफर सॉल्यूशन का पीएच रहता है वो क्या क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब कि फिक्स रहता है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, मतलब कि जब हमारा बफर सॉल्यूशन या डाइल्यूशन फॉर्म में भी चेंज हो जाए तो उसके पीएच पे कोई भी चेंजेस नहीं आते। तो द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट चेंजेस ऑन डाइल्यूशन, क्या डाइल्यूशन होने के बाद भी जो हमारे पीएच है बफर सॉल्यूशन का उसको कोई चेंजेस नहीं आते। उसके बाद में क्या थर्ड पॉइंट लिखा है, जो हमारे स्मॉल अमाउंट पे अगर जो हम एसिड या फिर बेस अपने बफर सॉल्यूशन के अंदर डाल रहे तब भी उसके पीएच में कोई भी चेंजेस नहीं आते, हमने डेफिनेशन में भी देखा था। तो देखे द पीएच डज नॉट चेंजेस इवन आफ्टर एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एसिड और बेसिस। और फोर्थ पॉइंट लिखा है द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन इज कांस्टेंट, इट इज यूजफुल इन द नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए क्या अपना जो बफर सॉल्यूशन है उसका जो पीएच रहता है वो कांस्टेंट है, वो तो हमें पता ही है। तो इसी वजह से जो हमारे बफर सॉल्यूशन है वो यूजफुल रहता है डिफरेंट नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस के लिए। इसके बाद में हमारा फैक्टर शुड बी कंसीडर ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ सुटेबल बफर।
क्या कौन कौन से फैक्टर हमारे सुटेबल रहते हैं किसके लिए, बफर के सुटेबल बफर के सिलेक्शन के लिए। तो सबसे पहला है केमिकल फैक्टर और सेकंड वाला हमारा क्या, फार्माकोलॉजिकल फैक्टर। ये दो फैक्टर्स हैं जो हमारे कंसीडर किए जाते हैं किसी भी बफर के सिलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले केमिकल फैक्टर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल फैक्टर्स के अंदर क्या क्या आते हैं, द बफर सिस्टम शुड नॉट रिएक्ट विद अदर केमिकल्स इन द प्रिपरेशन। देखिए जो हमारा बफर सिस्टम है, मतलब कि जो अपने बफर सिस्टम, मतलब कि इसके अंदर जितने हमारे बफर सॉल्यूशन है, शुड नॉट रिएक्ट विद अदर केमिकल, क्या वह किसी अदर केमिकल के साथ में रिएक्ट नहीं करते इन दी प्रिपरेशन। जो हमारे हम प्रिपरेशन फॉर्म कर रहे हैं, जो बफर हम बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं, जो हमारा कंपाउंड है उसका पीएच फिक्स रहे। तो हम इसके लिए थोड़े ना यूज कर रहे हैं कि उसकी केमिकल रिएक्शन हो जाए किसी अदर कंपाउंड के साथ, नहीं। तो बफर तो हम बेसिकली, जब मान लीजिए हम 9 पीएच का बफर ले रहे हैं, तो मतलब कि हम क्या सोच रहे हैं कि जो हमारा हम प्रिपरेशन बना रहे हैं इसका पीएच 9 फिक्स रहे, है ना। तभी तो हम 9 जिसका पीएच, जिस बफर सॉल्यूशन का पीएच 9 है उसको ले रहे हैं। तो वही बोला, द बफर सिस्टम शुड नॉट रीच विद अदर केमिकल्स इन द प्रिपरेशंस। ठीक है, उसके बाद में द बफर सिस्टम शुड हैव रीजनेबल केमिकल स्टेबिलिटी। बफर कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब देखिए जो बफर सिस्टम है रीजनेबल मतलब क्या रहता है, उचित, सही। केमिकल स्टेबिलिटी, देखिए जो हमारी केमिकल स्टेबिलिटी रहती है किसी भी कंपाउंड की, उसको एक तरीके से क्या रखता है, मेंटेन करके रखता है। उसके बाद में बफर कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन। जो हमारी बफर कैपेसिटी रहती है बेसिकली वो किस पे डिपेंड रहती है, एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन पे। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स के अंदर। ओके, अब हम लोग तरफ मूव ऑन करते हैं। रोल ऑफ बफर इन फार्मेसी। फार्मेसी के अंदर बफर का क्या रोल है, देखिए बफर्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक पीएच फॉर एनालिटिकल पर्पस एज वेल एज टू मेंटेन pH of the drug preparation. The buffer system which convert the pH range from 1.2 to 10 are as follow. देखिए यहाँ पे क्या बोला है, जो हमारा बफर सिस्टम रहता है, फिर बफर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं एक तरीके से, जैसे हम किसी भी कंपाउंड को अपना एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके पीएच को, एक तो क्या उस कंपाउंड को हमारे स्पेसिफिक पीएच मिल जाता है, और दूसरा क्या है, बफर का हमारा यूज क्या है कि जो हम ड्रग का बनाई है हमने, कोई भी ड्रग अपनी, मान लीजिए कोई भी न्यू ड्रग हमने इन्वेंट की है, तो उसके पीएच को मेंटेन करके रखता है कौन, अपना बफर सिस्टम। और अब हम लोग देखेंगे कि बफर सिस्टम विच कन्वर्ट द पीएच कवर द पीएच रेंज फ्रॉम 1.2 टू 10 आर एज फॉलो। हमारे वो कौन कौन से बफर्स हैं जो हमारे 1.2 से 10 की रेंज में हमारे पीएच को कवर करके रखते हैं। सबसे पहला है अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड बफर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बफर किस रेंज से किस रेंज तक रहता है, 1.2 टू 2.1 इन 0.1 यूनिट इंटरवल्स। ठीक है, इसकी पीएच रेंज क्या है, 1.2 टू 2.2। नेक्स्ट अपना क्या, एसिड पैथिलेट बफर। एसिड पैथिलेट बफर के पीएच रेंज क्या है, 2.2 टू 4 इन 0.2 यूनिट इंटरवल्स। उसके बाद में न्यूट्रलाइज पैथिलेट बफर की पीएच रेंज क्या है, 8 टू 10 इन 0.2 यूनिट इंटरवल्स। ओके, तो हमने 3 एग्जांपल देख लिया, हाइड्रोक्लोरिक बफर, एसिड पैथिलेट बफर और न्यूट्रलाइज्ड पैथिलेट बफर। नेक्स्ट हमारा रोल ऑफ बफर इन फार्मेसी। देखिए रोल ऑफ बफर इन फार्मेसी हमारा कंटिन्यू था, तो बफर आर इंपोर्टेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। देखिए सबसे पहले हमारा बफर किसके लिए यूजफुल, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है किसके लिए, अपनी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए। क्यों इंपोर्टेंट है, ताकि कि अपने जो पीएच रेंज है, मतलब कि अपनी कोई भी हमने बनाया, कोई भी कंपाउंड बनाया, उसका पीएच फिक्स रहे। अब जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी ड्रग है जो हमारी इंजेक्टेबल है, मतलब कि सीधा का सीधा वो किस में जा रही है, अपने ब्लड के अंदर जा रही है। ठीक है, अब ब्लड का पीएच रहता है 7.4, तो 7.4 के अप्रोक्स वाली ही ड्रग हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं, या तो जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं उसका पीएच 7.5 चल सकता है, फिर 7.3 चल सकता है, इतना चल सकता है। पर लेकिन हम अगर जो 9 पीएच का देने लगे वो तो हमारे ब्लड के पीएच से मैच ही नहीं करेगा, टॉक्सिसिटी कोज कर देगा 100%। तो इसी वजह से हमारी जो प्रिपरेशंस हैं वो कहाँ पे दी जा रही है, कैसे, अब मान लीजिए हमारी कोई ड्रग है वो कहाँ पे जाके अपने स्टमक में जाके इजीली क्या डिग्रेड हो जा रही है, उसका इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए जो उसको ऑर्गन को कहाँ पे जाना है, हम ईयर ड्रॉप ले रहे हैं उनका पीएच अलग रहेगा,
है ना। ब्लड में अगर जो हम डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहे हैं थ्रू वेन्स तो हमारा पीएच अलग रहेगा। तो उनके बेसिस पे हमारा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के को क्या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, हमारा बफर। तो द बफर आर इंपॉर्टेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, इंश्योर स्टेबल पीएच कंडीशंस, क्या और दूसरी चीज स्टेबल पीएच कंडीशंस फॉर्म करता है हमारे बफर फॉर दी मेडिसिनली एक्टिव कंपाउंड। जो हमारे मेडिसिनली एक्टिव कंपाउंड्स हैं उनके लिए जो हमारा क्या बफर है उनका एक पीएच कंडीशन या फिर उनका पीएच जो है वो एक तरीके से स्टेबल रखता है। उसके बाद में सोल्युबिलिटी ऑफ मैनी कंपाउंड इज कंट्रोल्ड बाय प्रोवाइडिंग अ स्टेबल पीएच। क्या सोल्युबिलिटी ऑफ मैनी कंपाउंड इज, उससे कंपाउंड्स की जो सोल्युबिलिटी रहती है उनको भी कंट्रोल्ड किया जाता है। किसकी वजह से, अगर जो हमारे कंपाउंड का पीएच क्या है, स्टेबल है, फिक्स है, मतलब कि फिक्स पीएच पे हमारी सोल्युबिलिटी है किसी भी कंपाउंड की, वो भी कंट्रोल की जा सकती है। उसके बाद में जो हमारे कलर्स रहते हैं, हमारे कलर बहुत से कंपाउंड्स के कलर्स भी बेस किसके ऊपर बेस रहते हैं, पीएच के ऊपर। तो कलर ऑफ मैनी कंपाउंड इज डिपेंड पीएच डिपेंड्स, क्या हमारे कंपाउंड्स के कलर भी पीएच पे डिपेंड करते हैं, है ना। उसके बाद में पीएच गिव्स स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रिपरेशंस। क्या डिफरेंट प्रिपरेशंस की स्टेबिलिटी के बारे में हमें कौन बताता है, पीएच ही बताता है। अब देखिए, इट प्रोवाइड्स पार्टीशन कंफर्ट, क्या एक तरीके से पार्टीशन कंफर्ट के बारे में बताता है, प्रोवाइड करता है, देता है हमें। सिट्रिक एसिड इज यूज फॉर स्टेबलाइजिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या सिट्रिक एसिड यूज होता है किसके लिए, मिल्क के स्टेबलाइजेशन के लिए। पेनिसिलिन प्रिपरेशन आर स्टेबलाइज बाय एडिशन ऑफ कार्बोनेट्स के एडिशन की वजह से हमारा क्या पेनिसिलिन प्रिपरेशन जितनी भी रहती है उनके अंदर अगर हम कार्बोनेट्स का एडिशन करते हैं तो वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। सल्फोनामाइड प्रिपरेशन आर स्टेबलाइज बाय एडिशन ऑफ सोडियम बाय कार्बोनेट, सोडियम एसिटेट और सोडियम सिट्रेट। जो हमारी सल्फोनामाइड प्रिपरेशन रहती हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए यानी कि स्टेबल करने के लिए हम किसका एडिशन करते हैं, सोडियम बाय कार्बोनेट का, सोडियम एसिटेट का और सोडियम सिट्रेट का। इसके बाद में हम देखें बेसिकली डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन फॉस्फेट बफर एंड बोरेट बफर, डिस्टिंग्विशन बिटवीन फॉस्फेट बफर एंड बोरेट बफर, या फिर हम इसको क्या डिफरेंस बिटवीन फॉस्फेट बफर एंड बोरेट बफर भी बोल सकते हैं। तो फॉस्फेट बफर देखिए इट इज कंपोज ऑफ मोनोहाइड्रल एंड डाइहाइड्रल फॉस्फेट। देखिए जो हमारा फॉस्फेट बफर रहेगा वो मोनोहाइड्रल और डाइहाइड्रल फॉस्फेट से मिलकर बना रहेगा, वहीं जो हमारा बोरेट बफर रहेगा वो टेट्राबोरेट और बोरिक एसिड से मिलके बना हुआ रहेगा। उसके बाद में पीके वैल्यू जो हमारी फॉस्फेट बफर की रहेगी वो 7.2 रहेगी और जो पीके वैल्यू बोरेट बफर की रहेगी वो क्या रहेगी 9.2। वहीं जो हमारा फॉस्फेट बफर है वो नॉन टॉक्सिक रहता है और वो जो हमारा बोरेट बफर है वो टॉक्सिक रहता है इफ टेकन इंटरनली, अगर हम इसको इंटरनली ले रहे हैं। उसके बाद में इट इज यूज फॉर इंटरनली प्रिपरेशन एंड पेरेंटल प्रिपरेशन। जो हमारा फॉस्फेट बफर है वो इंटरनल प्रिपरेशन और पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए हमारा यूजफुल रहता है, वही जो हमारा क्या बोरेट बफर है वो हमारी एक्सटर्नल प्रिपरेशन के लिए यूजफुल रहता है। इसके बाद में फॉस्फेट बफर, अब हम लोग फॉस्फेट बफर की डीप नॉलेज करेंगे, डीपली समझेंगे। फॉस्फेट बफर कहता है इट कंपोज ऑफ मोनोहाइड्रेट एंड डाइहाइड्रेट फॉस्फेट। क्या देखिए मैंने अभी डिफरेंस में भी देखा था, जो हमारा फॉस्फेट बफर रहता है वो मोनोहाइड्रेट और डाइहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है जो हमारा एसिडिक मेंबर होता है, हमारा फॉस्फेट बफर का जो एसिडिक मेंबर होता है वो डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट होता है और जो बेसिक मेंबर होता है वो क्या होता है मोनोहाइड्रेट फॉस्फेट। ठीक है, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट क्या रहता है हमारा, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट रहता है हमारा एसिडिक मेंबर किसका, फॉस्फेट बफर का, और जो हमारा क्या मोनोहाइड्रेट फॉस्फेट रहता है वो उसका बेसिक मेंबर रहता है किसका, हमारा फॉस्फेट बफर। इसके बाद में द पीके ऑफ एसिडिक मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल क्लोज टू द पीएच ऑफ ब्लड, दस इट इज वन ऑफ द फिजियोलॉजिकल बफर। में क्या बोला है, जो हमारा पीके वैल्यू है किसकी, अपनी एसिडिक मेंबर की, हमारे बेसिकली वो किसके क्लोजेस्ट है, हमारी ब्लड के पीएच के। देखिए पीके ऑफ फॉस्फेट बफर क्या है 7.2 और हमारा ब्लड का पीएच क्या रहता है 7.4। ठीक है, तो किसके नजदीक है हमारी पीके वैल्यू, एसिडिक जो हमारा पीएच है किसका, ब्लड का। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल बफर बोलते हैं। ठीक है, और अब इसके बाद में इट इज यूज्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, किसके लिए यूज होता है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए, पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए और इंटरनल प्रिपरेशन के लिए ये यूजफुल है। ठीक है,
उसके बाद में एडवांटेजेस ऑफ फॉस्फेट बफर। फॉस्फेट बफर के एडवांटेजेस क्या क्या है? सबसे पहले तो ये नॉन टॉक्सिक है, हमने डिफरेंस बिटवीन में देखा था, इट इज नॉन टॉक्सिक। देयरफॉर और किसके लिए यूजफुल रहता है? इंटरनल प्रिपरेशन के लिए और पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए। दूसरा इसका पॉइंट है, ये यूजफुल रहता है किसके लिए? ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए। और जो हमारी पीके है रहती है डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट की, वो क्या रहती है? 7.2 और क्लोज टू दी पीएच ऑफ ब्लड। और किसके पीएच के क्लोज रहती है, नियर रहती है किसके पीएच के? ब्लड के पीएच के। इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉस्फेट बफर। फॉस्फेट बफर के डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं हम। इनकम्पेटिबिलिटी विद जिंक एल्यूमिनियम साल्ट बिकॉज दीज साल्ट आर इनसोल्युबल इन बफर। क्या इनकम्पेटिबिलिटी शो करता है किसके साथ में? जिंक के साथ में और एल्यूमिनियम साल्ट के साथ में। क्यों? क्योंकि कि दोनों के दोनों क्या है? इंसोल्यूबल है किसके अंदर? बफर के अंदर। इट कैन सपोर्ट माइक्रोबियल ग्रोथ। ये किसको सपोर्ट करता है? माइक्रोबियल ग्रोथ को। देयरफॉर प्रिजर्वेटिव इज नीडेड। और इसके लिए, इसी वजह से हम क्या इसके लिए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। ठीक है, क्या ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। और हमने जब अपना केमिकल फैक्टर ऑफ और फार्माकोलॉजिकल फैक्टर में पढ़ा था, तो जो हमारे माइक्रोब्स की ग्रोथ को एक तरीके से सपोर्ट कर रहे थे जो बफर्स, ठीक है, तो उसको हम क्या कर रहे थे? बेसिकली उनको हम क्या प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। अब इसके बाद में बोरेट बफर हमारा क्या? अब देखिए बोरेट बफर को अब हम डिस्कस करेंगे। बोरेट बफर हमारा किस किस से मिलकर बना हुआ रहता है? टेट्रा बोरेट आयन से और बोरिक एसिड से। हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन देखा था जब हम फॉस्फेट बफर और बोरेट बफर का डिफरेंस बिटवीन देख रहे थे, तो वहां पे हमने क्या देखा था कि क्या फॉस्फेट बफर किससे मिलकर बना हुआ था? मोनोहाइड्रेट और डाइहाइड्रेट से। ठीक है, अब हमारा क्या ये बोरेट बफर किस किस से मिलकर बना हुआ है? टेट्रा बोरेट आयन से और बोरिक एसिड से। बोरेट बफर के एडवांटेजेस का तो क्या क्या हमारे? इट इज जनरली यूज फॉर एक्सटर्नल प्रिपरेशन ओनली। किसके लिए यूजफुल रहता है? एक्सटर्नल प्रिपरेशन के लिए। वहीं हमारा जो फॉस्फेट बफर था उसके अंदर हमने क्या देखा था? फॉस्फेट बफर हमारे किस किस के लिए यूज हो रहा था? पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए यूज हो रहा था, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए और इंटरनल प्रिपरेशन के लिए यूजफुल था वो। इसके बाद में दीज बफर कवर द पीएच रेंज 7 to 11। किस पीएच के रेंज के अंदर आता है? 7 to 11 पीएच रेंज के अंदर ये बफर आता है। इसके बाद में इट इज यूज फॉर ऑप्थेल्मिक नेजल एंड ईयर प्रिपरेशन। किसके लिए? ऑप्थेल्मिक नेजल और ईयर प्रिपरेशन के लिए ये यूजफुल है। इसके बाद में इट इज एन एंटी माइक्रोबियल ओनली इन पाउडर फॉर्म। क्या एंटी माइक्रोबियल और किसकी फॉर्म में रहता है ये क्या है? एक तरीके से हम इसको एंटी माइक्रोबियल है ये, एक तरीके एंटी माइक्रोबियल यानी कि जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट करे यानी कि रोके, है ना, एंटी माइक्रोबियल। और जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को वो जो हमारा फॉस्फेट बफर था वो क्या कर रहा था? माइक्रोब्स की ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा था। इस वजह से हम उसके लिए क्या प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे थे। यहाँ पे क्या है? ये एक एंटी माइक्रोबियल है और किस फॉर्म में रहता है? पाउडर की फॉर्म में रहता है, यानी कि सॉलिड है ये। इसके बाद में डिसएडवांटेजेस क्या क्या है बोरेट बफर के अपने? देखिए डिसएडवांटेज है, इट इज टॉक्सिक इफ टेकन इंटरनली। क्या ये टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है अगर हम इंटरनली, क्योंकि कैसी प्रिपरेशन है? एक्सटर्नली प्रिपरेशन है। देयरफॉर नॉट यूज फॉर ओरल एंड पेरेंटल प्रिपरेशन। किसके लिए? ना तो ये ओरली यूज किया जाता है और ना ही पेरेंटली प्रिपरेशन के लिए ये यूजफुल, नॉट यूजफुल फॉर ओरल एंड पेरेंटल प्रिपरेशन। पीके ऑफ बोरिक एसिड इज 9.2 विच इज नॉट एफिकेंट एट फार्माकोलॉजिकल पीएच। क्या फार्माकोलॉजिकल पीएच के लिए क्या इफिकेंट यानी कि सफिशिएंट नहीं है ये, क्योंकि इसकी पीके वैल्यू कितनी है बोरिक एसिड की? 9.2। इट इज ससेप्टेबल फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ इन लिक्विड फॉर्म। क्या है? बेसिकली ये ससेप्टेबल है यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये सपोर्ट करता है कहीं को माइक्रोबियल ग्रोथ को किसके अंदर? लिक्विड फॉर्म के अंदर। सॉलिड होगा अगर जो पाउडर फॉर्म में है तो जब क्या एंटी माइक्रोबियल की तरह वर्क कर रहा था। देयरफॉर प्रिजर्वेटिव लाइक बेंजिल एल्कोनोम क्लोराइड इज नीडेड। क्या इसकी फिर अगर जो लिक्विड फॉर्म में माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए क्या ससेप्टेबल है यानी कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है, तो इसके लिए हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव क्या है हमारा? बेंजिल कोलोमियम क्लोराइड। क्या इसके लिए नीडेड है? ठीक है, प्रिजर्वेटिव क्या यूज कर रहे हैं हम? बेंजिल कोलोमियम क्लोराइड। ओके, तो आज के लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही। आपको लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।